फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो रहेगा आपका साइंस का, जिसमें देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी प्रश्न होंगे सब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम आप सबके लिए VBI 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जल्दी से सब क्लास में जुड़ जाएंगे और सेशन को सब दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानीपूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखता है। काला क्यों दिखता है यह बताना है। अंतरिक्ष यात्री को नीले की अपेक्षा आकाश। तो इसका राइट आंसर जो है आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे इसका आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस स्थान पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिस कारण वहाँ प्रकाश का परिकिरणन नहीं हो पाता है, जिस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता और अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखता है। चलिए क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हम आपको बाद में सबका PDF भी उपलब्ध करा देंगे। काफ़ी VBI क्वेश्चन सब यहाँ पे लिए हैं साइंस का। अब देखिए आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। दूसरा में क्या कहा गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, जो इस प्रकार है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 देखिएगा, तो नंबर 1 में कहता है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या तीनों एक ही समतल में होता है। यहाँ डायग्राम में देखिएगा, तीनों आप देखिएगा तो आपका एक ही तरफ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण। दूसरा नियम कहा जाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम कोण I बराबर कोण R भी लिखते हैं। यानी कि ये जो आपको एंगल दिख रहा है, इस एंगल के बराबर है। ये आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे अभी जो देखेंगे क्वेश्चन, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि तीनों का हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया, विद्युत मोटर का सिद्धांत बताना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत बताना है, काफ़ी VBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। यानी कि एक जोड़ा बल कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमने का कार्य करती है। ठीक है, यही होता है विद्युत मोटर का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पे विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी करते होंगे और यहाँ पे आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है आपको हम PDF उपलब्ध करा देंगे। उसके माध्यम से आप आंसर नोट करके फिर आप याद कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पे तो आपको चौथा नंबर क्वेश्चन दिख जाएगा। चौथा में क्या बोला गया उसको देख लीजिए। चौथा में कहा गया, अवतल दर्पण का उपयोग बताना है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग देखिएगा, तो आप आंसर में आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। क्या आपका अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। नंबर 1 कर सकते हैं, गाड़ी के अग्रदीप में, यानी गाड़ी के फ्रंट वाले लाइट में। किसमें? फ्रंट, सामने वाले लाइट में। दूसरा आपका हजामत में, यानी कि सैलून में। तीसरा आपको डॉक्टर द्वारा रोगियों के दांत, कान, नाक इत्यादि को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत सारे उपयोग हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। सोलर कुकर में होता है, 14 पॉइंट में करके लिख सकते हैं सोलर कुकर में। आगे 5वां पॉइंट में लिख सकते हैं आप, सौर सेल में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो और भी बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। चारों क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ये चारों क्वेश्चन फिजिक्स के थे। आगे और भी फिजिक्स के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, फिर आपको बायोलॉजी
और आपको केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब देखिए आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 5वां में कहा गया आपको ओम का नियम लिखना है। किसका नियम दिखेगा, ध्यान से, ओम का नियम लिखें। बहुत ही VBI क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपका सब आपको VBI क्वेश्चन लिए हैं समय से पहले पहले, ताकि आपको जिन स्टूडेंटों को याद नहीं हो इतना क्वेश्चन तो आप याद जरूर कर लेंगे। देखिए ओम का नियम में क्या करना है आपको, ओम का नियम लिखना है। हम लिख सकते हैं ओम का नियम इस प्रकार है, इस प्रकार है। उसको अब यहाँ से ओम का नियम को लिखते हैं। यहाँ आपका जब किसी अचर लिखा, अचर ताप पर किसी चालक से धारा प्रवाहित कराई जाती है, चालक से धारा प्रवाहित कराई जाती है, तो उसके सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यही आपका ओम साहब थे, उनका कहना था, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। अब इसके नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए भी, यानी कि विभवांतर जो समानुपाती होता है वो आपका विद्युत धारा का होता है, तो भी समानुपाती आई कर दिया गया। भी ये समानुपाती को कांस्टेंट करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पे आर जो है आपका नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट है, तो भी बराबर हो गया आपका आई आर। अब यहाँ से आप आई आर बराबर भी लिख सकते हैं, और आई का फार्मूला हो जाएगा भी बटा आर। तो आप खाली ये फार्मूला याद रखिएगा कि आई का जो वैल्यू होता है भी बटा आर के बराबर होता है, या कोई एक रिलेशन याद रखिए कि भी बराबर आई आर होता है, चूँकि यहाँ से एक फार्मूला पूछता है। अगर ये आर का फार्मूला पूछ ले, किसका फार्मूला पूछ ले, आर का फार्मूला, तो आपको हो जाएगा भी बटा आई। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसी को कहते हैं हम लोग ओम का नियम। और विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि रहेगा वो आपका 6ठा नंबर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत ही VBI क्वेश्चन सब है, ठीक है। 6ठा में कहा गया नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका राइट आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की वह क्षमता, यानी कि आंख की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदलता रहता है, फोकस दूरी को बदलता रहता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि आंख में वह क्षमता होती है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को ऑटोमेटिक बदलती रहती है, उसे हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। सामान्य आंख यानी कि नॉर्मल आंख जो होती है, सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4D होती है, यानी कि 4 डायोप्टर। ये क्षमता यानी कि पावर, और आंख में जो लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है, इसीलिए पावर किस में है, तो आपका प्लस में है, पावर किस में है, प्लस में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेत्र लेंस की जो नॉर्मल सामान्य नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4 डायोप्टर। इसी को अगर फोकस दूरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब आपका महत्वपूर्ण है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखिए ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ये सब आपका गेस क्वेश्चन है। 7वां में कहा गया आपका शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियां हो सकती है। शॉर्ट सर्किट क्या है पहले ये बतानी है, फिर इससे क्या हानियां हो सकती है ये हमें बतानी है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट लिख के और हाइफन दे के आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या है। हम आंसर लिखे हैं जब किसी कारण से गर्म तार का लिखे हैं, गर्म तार ठंडा तार के संपर्क में आ जाता है, यानी गर्म तार यानी कि आप कह सकते हैं जीवित तार उदासीन तार यानी कि ठंडा तार के संपर्क में आ जाता है, तो इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब देखे होंगे गर्म तार जब ठंडा तार से सटता है तो एक अजीब सी आवाज़ होती है, वहाँ से चिंगारियाँ निकलती है, यानी कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानियाँ देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट से क्या क्या हानियाँ हो सकती है। तो इसके निम्नलिखित हानियाँ यानी कि बहुत सारी हानियाँ हैं। अब यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहला देखिएगा, पहला में लिखा होगा आपको शॉर्ट सर्किट से धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। शॉर्ट सर्किट जब होती है उस समय विद्युत धारा का मान अधिक नहीं बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका परिपथ में लगे उपकरण जल जाते हैं। परिपथ में फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, बल्ब हो, आपका कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी परिपथ में लगे होते हैं, स्विच दिया होता है, और जब शॉर्ट सर्किट होती है तो विद्युत धारा का मान का होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो जल जाती है। तीसरा आपको दिख रहा होगा, तीसरा में कहा गया ये तार लिखा हुआ है, तार के ऊपर चढ़ी रबर गल जाते हैं,
तारे देखे होंगे, उसके ऊपर रबर चढ़ी होती है, वो गल जाते हैं और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जब रबर पिघल जाता है वहाँ पे, तो क्या होगा, आपका आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उससे चिंगारियाँ निकलती है। तो आपके 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो पूरा आखिर तक बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन है हम आपको सब क्वेश्चन इस क्लास में करा देंगे। इसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइंस से आपको यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से इस क्लास से मिलने वाला है, ठीक है। तो पूरा आप जरूर याद कर लेंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां में कहा गया आपका उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। क्या आपका उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। ये भी आपके फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, जो कि आखिरी चैप्टर में पढ़ना है। देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला प्रदान करे। सरल से यानी कि जो आपको द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला उत्पन्न करे, कॉमा दे के लिख सकते हैं, सरलता से प्राप्त हो सके, भंडारण और परिवहन सरल हो, तो दाम में सस्ता हो, उसे अच्छा ईंधन कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है, खूबी क्या होती है। बस वही आंसर है यहाँ पे, बस वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना था, यहाँ पे हम कॉमा लगा के सबको लिख दिए हैं और कहेंगे इसी को हम लोग अच्छा ईंधन कहते हैं, ठीक है। जिसको लाने ले जाने में आसानी हो, जो सस्ती हो, जिसका भंडारण हम आसानी से कर सके, जिसको जलाने पर अधिक तापमान, अधिक टेम्परेचर दे और जो कम धुआं निकले, वो आपका अच्छा ईंधन कहलाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, वो आपका है 9वां नंबर। 9वां में कहा गया, देखिए तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, ये क्यों, तारे हमें क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अब यहाँ पे इसका आंसर भी आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगा। कहा गया तारे का प्रकाश, क्या बोला गया, तारे का प्रकाश तारा से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचता है। तारा के पास खुद की रोशनी होती है, याद रखिएगा, तारे के पास खुद की रोशनी होती है, जबकि चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं होती है। तो तारे का प्रकाश तारा से निकलकर पृथ्वी तक पहुंचता है। इस बीच में वायुमंडल में उपस्थित हवा का तापमान अलग अलग होता है। याद रखिएगा, वायुमंडल में जो हवाएं होती हैं उसका भी तापमान होता है, वो उसका भी टेम्परेचर होता है, तो हर जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। जिस कारण तारे का प्रकाश कभी तेज हो, कभी तेज तो कभी धीमा हो जाता है, धीमा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इस घटना को हम लोग तारे का टिमटिमाना कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि तारा टिमटिमाता नहीं है, लुक-झुक नहीं करता है, जबकि वायुमंडल में जो हवाएं होती है उसके जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि कहीं पर तेजी से गुजर जाती है तो कहीं से गुजरने में उसको समय लग जाता है, जिस कारण से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो लुक-झुक करने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तारे का जो प्रकाश होता है वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। जैसे देखिएगा अभी नॉर्मली ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी देखिएगा सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है। जब बादल नहीं होती है, जब कोहरा नहीं होता है, तो प्रकाश बिल्कुल साफ अच्छे से होता है, लेकिन जब बादल लग जाती है, कोहरा लग जाता है, तो देखिएगा प्रकाश ठीक से नहीं आ पाता है, कभी अधिक तो कभी कम दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। तारे का प्रकाश हो वो या आपको सूर्य का प्रकाश हो, वहाँ से लगातार एक जैसा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहा गया यहाँ पे 10वां में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। आपको बता दें कि आपको साइंस में यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए हैं, 10-10 करके लिए होंगे, ठीक है। तो आगे आपको दूसरे बुक का भी क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहाँ कर दिए हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो अंतर होगा मेरा, वो निम्नलिखित होगा, मतलब नीचे होगा। अब यहाँ फर्स्ट टाइम यानी कि पहले कर दिया अवतल दर्पण और बीच में आप हाफ कर दिया, यहाँ कर दिया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोनों दर्पण की। तो अवतल दर्पण जो होती है, इसकी परावर्तक सतह धसी होती है, यानी कि जो प्रकाश को रिटर्न करता है वो धंसा होता है, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये आपको धंसा हुआ है, इसी से ये रिटर्न होती है, ठीक है, परावर्तन करती है। जबकि इसकी परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी होती है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी परावर्तक सतह कैसा, वो देखिए तो ये आपका उभरा हुआ है, ठीक है। देखिए ये आपका परावर्तक सतह है, ये आपका उभरा हुआ, चूंकि ये जो दिखाई दे रहा है रजित भाग है, यानी कि पेंट किया हुआ भाग है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट में कहा गया इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। बिल्कुल सही। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। हमेशा
केवल आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होगा वो आपका उत्तल दर्पण होता है। वैसे समतल दर्पण में बनता है, लेकिन बात यहाँ पे अवतल और उत्तल की कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा में कहा गया इसमें बिंब यानी कि प्रतिबिंब कह सकते हैं, प्रतिबिंब का आकार बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और वस्तु के बराबर भी होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। आपको पता होगा, हम आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग 6 जगहों पे रखते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे। लेकिन उत्तल दर्पण की बात कीजिएगा तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा ही बनता है, याद रखिएगा। और समतल दर्पण में हमेशा बराबर, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, जबकि अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और आपका बराबर भी बनता है। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल याद करना है सब क्वेश्चन को। आप पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में यानी कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से कर लेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके ये थे 10 महत्वपूर्ण यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो जो स्टूडेंट क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, चाहे वो अब मैथ का हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे लैंग्वेज पेपर हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आपकी पूरी तैयारी इस क्लास के माध्यम से कराई जा रही है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।